नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट जो बुक है उसका जो चैप्टर 4 है उसकी समरी देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 की समरी देखी थी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4 की समरी, जिसका नाम है द मैन हु डिडंट लुक राइट। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आदतों के बारे में अवेयर हो सकते हैं स्कोर कार्ड मेथड का यूज करके। स्कोर कार्ड मेथड क्या है ये आपको चैप्टर के एंड तक जरूर पता चलेगा, तो इस चैप्टर की समरी को पूरा जरूर देखना। तो ये जो चैप्टर है ये पहले लॉ के ऊपर बेस है, जो कि पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। इसके पहले के चैप्टर की समरी में हमने 4 लॉज को देखा था, तो वो क्या है वो समझने के लिए आपको उस वीडियो को देखना होगा। तो ये है पहले लॉ के ऊपर, जो कि है मेक इट ऑब्वियस। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्ट। अब इस चैप्टर की शुरुआत में ही जो राइटर है जेम्स क्लियर, उन्होंने एक स्टोरी बताई है एक औरत की जो कि एक पैरामेडिक होती है। उसमें उसने सालों से प्रैक्टिस की होती है। वो अपने फैमिली की गैदरिंग में जाती है, और जैसे हम लोग अपने फैमिली की गैदरिंग में जाते हैं एक दूसरे के हम चेहरे देखते रहते हैं, वैसे ही वो अपने फादर इन लॉ का चेहरा देखती है और उससे वो कुछ अजीब सा नजर आता है। तो वो औरत उनके फादर इन लॉ को कहती है कि आप मुझे सही नहीं नजर आ रहे। तो उसके जो फादर इन लॉ है उन्हें ये मजाक लगता है, और वो उसे रिप्लाई में कहते हैं आई ऑल्सो डोंट लाइक द वे यू लुक आइदर, यानी कि मुझे भी पसंद नहीं आ रहा तुम जैसी दिख रही हो। तो वो सीरियस होकर कहती है कि नो, यू नीड टू गो इन हॉस्पिटल राइट नाउ, आपको अभी हॉस्पिटल में जाना होगा। और उसके कुछ घंटों बाद समझ आता है कि वो जो उसके फादर इन लॉ है वो एक लाइफ सेविंग सर्जरी से गुजर रहे होते हैं। उनके ऊपर कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद समझ आता है कि उनकी जो मेजर आर्टरी है वो ब्लॉक हो चुकी है। अगर उनकी जो डॉक्टर इन लॉ है, अगर उसने उन्हें बताया नहीं होता कि आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो शायद वो मर चुके होते। अब सवाल ये है कि वो जो पैरामेडिक होती है, वो जो औरत होती है, उन्हें उसे कैसे समझ आया कि उन्हें एक हार्ट अटैक आ रहा है, या फिर जो भी उसे समझ आया वो कैसे समझ आया। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ को समझना जरूरी है। सबसे पहले ये समझो, जब हमारे हार्ट की मेजर आर्टरीज ब्लॉक होती है, हमारे हार्ट में आर्टरीज और वेन्स होती है, जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हें समझ आया होगा। तो वो जो ब्लॉक होती है तब हमारी बॉडी क्या करती है, वो ब्लड को स्किन से दूर भेजती है या फिर पास भेजती है। मुझे साइंस ठीक से समझ नहीं आया, तो कुछ तो होता है, या तो वो ब्लड स्किन से दूर भेजा जाता है या फिर पास भेजा जाता है क्रिटिकल ऑर्गन की तरफ। तो जब ऐसा होता है तो हमारे फेस के जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। अब हमारे जो ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल लग रहा है राइट, बट जब हार्ट डिसीज होता है या फिर हार्ट अटैक आने वाला होता है तो वो ब्लड में चेंजेस होते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होते हैं। तो इस फेस पे कुछ तो ऐसा होता होगा जो उस पैरामेडिक को समझ आया, यानी कि उस औरत को समझ आया। अब उसे ये कैसे समझ आया, क्योंकि उसने उसमें सालों से प्रैक्टिस की है। उसने हजारों नहीं कह सकता, लेकिन मान लो 100-200 हार्ट पेशेंट को तो ट्रीट ज़रूर किया होगा। तो इस वजह से उसे समझ आया कि ये जो ब्लड पैटर्न्स में चेंजेस है उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। उसे क्या समझ आया क्या नहीं आया ये उस बुक में नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ तो चेंज उसे नजर आया। अब ऐसे ही स्टोरीज आपको अलग अलग फील्ड के बारे में सुनने को मिल सकती है। जैसे कि जो मिलिट्री एनालिसिस्ट होते हैं उनके सामने एक रडार होता है। अब उसमें कुछ प्लेन्स हमारे होते हैं, कुछ दुश्मन के होते हैं, कुछ मिसाइल्स होते हैं। अब कैसे वो समझ पाते हैं कि कौन सा प्लेन हमारा है या फिर कौन सा मिसाइल है, वो उसके ऊपर तो सिर्फ डॉट्स होते हैं। अगर किसी मूवी में आपने देखा होगा कि जो रडार्स होते हैं उसमें सिर्फ डॉट्स नजर आते हैं। तो अब वो डॉट्स एक मिसाइल है या फिर प्लेन है, ये समझने के लिए बहुत सालों की प्रैक्टिस लगती है। या फिर किसी म्यूजियम क्यूरेटर को आपने देखा होगा कि वो असली आर्ट और नकली आर्ट में बहुत ही जल्दी डिफरेंस पहचान सकते हैं। एक अगर असली आर्ट उन्हें दिखाया जाए तो वो बता सकते हैं कि असली है, और बिल्कुल सेम टू सेम आप उसे दिखाओगे और वो अगर नकली होगा तो वो बताएगा कि ये नकली है। ये जो छोटे छोटे पैटर्न्स की चेंजेस है उसे समझने के लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोफेशन पता है जिसमें सालों की प्रैक्टिस लगती है और ऐसे वो चेंजेस बता सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताना कौन से है वो है प्रोफेशंस। अब इस स्टोरी में से हमें क्या सीखना है, सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रेडिक्शन मशीन है। हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चलती रहती है उसे वो एनालिसिस करता है, वो उसे कैप्चर करता है, एनालाइज करता है और उसे एक ग्रुप में सॉर्ट करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से क्यूज है, क्या ज़रूरी नहीं है। जैसे कि उस पैरामेडिक के लिए वो जो फेस के ऊपर ब्लड के जो चेंजेस थे, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के जो चेंजेस थे या फिर फेस के ऊपर जो भी चेंजेस आ रहे थे उसके लिए वो बहुत ज़रूरी थे। जैसे कि उसने बहुत सारे हार्ट पेशेंट को ट्रीट किया होगा और उसके ब्रेन ने ये कैप्चर किया होगा कि अगर इस तरह का फेस मुझे दिखाई देता है या फिर इस तरह के कुछ चेंजेस मुझे नजर आते हैं तो मुझे समझना है कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरह हमारा ब्रेन भी काम करता है। हम हज़ारों चीज़ें हर रोज़ देखते रहते हैं, हमारा ब्रेन उसे सॉर्ट करता है कि क्या ज़रूरी है। और जब बार बार एक ही चीज़ हमें ज़रूरी नज़र आती है तो हमारा ब्रेन उसे मान लो एक फोल्डर बनाता है और उसमें डाल देता है कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और जैसे ही वो दिखाई दे हमें वो अलर्ट कर देता है। इस चीज़ को समझने के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ जो इस बुक में नहीं है। कभी आपने किसी सांप पकड़ने वाले को देखा होगा, अगर आपने उस सांप को देखा है और उसने नहीं देखा है, आप बस उसे बताते हो कि कौन सा कलर था, किस साइज का था, कौन से शेप्स उसके स्किन के ऊपर बने हुए थे, तो वो सांप पकड़ने वाला आपको आसानी से बता देता है कि वो सांप कौन सा होगा। और ऐसा क्यों होता है, जैसे ऑब्वियसली सालों की प्रैक्टिस होती है और क्यूज होते हैं। वो जो कलर, वो जो साइज है उसके ब्रेन में वो स्टोर है कि अगर इस कलर का, इस साइज का मुझे सांप दिखाई देता है तो बेसिकली वो इस टाइप का होगा या फिर इस कैटेगरी का होगा, इस प्रजाति का होगा, तो वो आसानी से बता देता। तो ये सिंपल करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे हमारा ब्रेन
बहुत सारी चीज़ों को देखता है, बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करता है, एनालिसिस करता है और क्या ज़रूरी है उसे कैटेगराइज कर। अब आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर जो कि है क्यू। अब किसी भी सिचुएशन में हमारा ब्रेन क्यू को आसानी से ढूंढ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है, हजारों चीज़ों को वो कैप्चर करता है, एनालाइज करता है। और जैसे आपको पता होगा कि हमारा ब्रेन बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे भी कर सकता है, जैसे कि हम सोचते भी नहीं हमारे हेयर ग्रोथ हो, फिर भी हमारे हेयर ग्रो होते हैं, हमें भूख लगती है, हमारा डाइजेशन होता है। एग्जाम्पल ले लो भूख लगने का, आप हंग्री हो, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आपने किसी फूड का पैकेट देख लिया, किसी रेस्टोरेंट को देख लिया, आपको कभी कभी लगता है यार मुझे भूख लगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपने कोई भी फूड पैकेट नहीं देखा, कोई भी कुकीज़ नहीं देखे, कोई भी चीज़ नहीं देखी, फिर भी आपको कैसे समझ आता है आपको भूख लगी है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वैसे फंक्शंस बने हुए हैं। हमारी बॉडी जैसे ही कुछ टाइम होता है हमें अलर्ट करती है, हमारे अंदर वो केमिकल रिलीज होते हैं, हमारा ब्रेन वो सारी चीज़ें अपने आप कर लेता है, उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियसली होना, राइट। हर चीज़ सबकॉन्शियसली अपने आप होती है, जैसे कि सांस लेना, भूख लगना, हेयर की ग्रोथ होना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो अब ये जो मैंने बताया कि हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली काम करता है, क्यों होता है, सराउंडिंग से हम सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं, हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। इससे हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि हमें क्यों के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने पहले चैप्टर्स देखे हैं जिसमें मैंने बताया क्यों क्या है, क्रेविंग क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, रिवॉर्ड क्या है, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको जरूर पहले चैप्टर्स की जो समरी है वो जरूर देखनी चाहिए। अब अगर फिर से मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो क्यों एक हैबिट का स्टार्ट है। हमें एक नोटिफिकेशन मिलती है, वो होता है क्यों, राइट। हमारे ब्रेन को मान लो एक नोटिफिकेशन मिल गई कि यहाँ से हमारी हैबिट स्टार्ट हो रही है, तो वो होता है क्यों। अब ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे कि मैंने कहा हमारे हेयर अपने आप ग्रो होते हैं, हमारे भूख अपने आप हमें लगती है, राइट। तो ये अच्छा भी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब ये डेंजरस क्यों है इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये भी बुक में नहीं है। मान लो आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपका काम है कुछ दो पार्ट से किसी भी तरह के दो पार्ट से उन्हें ज्वाइन करना आपका काम। आप सालों तक वो काम करते हो, आपकी हैबिट बन जाती है, सारी चीज़ें होती, लेकिन अचानक से आपका काम बदल जाता है और आपको अलग पार्ट्स दिए जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। अब उस वक्त क्या होता है, सिंपल आप उसी तरह से काम करते हो जिस तरह से आप पहले से करते आए हो। आप जिस तरह से पहले दो पार्ट्स को ज्वाइन करते थे उसी तरह से अब के जो पार्ट्स आपको मिले हैं उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करते हो, और फिर आपको समझ आता है अरे ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है। हमारा जो पहला तरीका होता है किसी भी काम को करने का, वही हम दूसरे काम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट होती है बिना सोचे काम करते रहने की। जैसे कि अगर कोई मैनुअल ड्राइविंग करता है, यानी कि गियर्स डालने के बाद हमारी गाड़ी चलती है, उसे अगर ऑटोमेटिक कार दिए जाए जिसमें गियर्स सिर्फ आगे लेने के लिए, पीछे लेने के लिए और न्यूट्रल करने के लिए होते हैं, तो हम वहाँ पे भी गियर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारी आदत होती है, बिना सोचे हम काम करते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही डेंजरस है। ये अच्छा भी है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती है, और ये बुरा भी है। अब इन सारी स्टोरीज से आपको ये समझ आया होगा कि जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा वक्त तक काम करते जाते हैं, जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, हमारे जो क्यूज होते हैं वो इनविजिबल होते जाते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमें भूख लगती है, उसके बारे में कितने सारे क्यूज हो सकते हैं। कोई फूड का पैकेट है, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन से बॉडी जब एनर्जी कम होने लगती है तो बॉडी अपने आप अलर्ट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्यू को एक रिकॉग्नाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हैबिट के बारे में हमें अवेयर होना है। अब सवाल ये है कि हैबिट के बारे में अवेयर कैसे हो जाए। अब स्कोर कार्ड मेथड क्या है ये हम जानते हैं। अब इस स्कोर कार्ड मेथड को समझने के लिए एक स्टोरी दी गई है उस बुक में, उसे हम पहले समझते हैं। अब अगर आप कभी टोक्यो में जाओगे, वहाँ पे ट्रेन से आप कभी ट्रैवल करोगे, तो आपको एक चीज़ नजर आएगी, वहाँ के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हैं और उसे जोर से पुकारते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रीन सिग्नल है, ट्रेन में बैठ गए आप, ग्रीन सिग्नल आता है ट्रेन आगे बढ़ने के लिए, तो ग्रीन सिग्नल की तरफ वो पॉइंट करेंगे, यानी कि ऐसे हाथ करेंगे, और उसके बाद वो जोर से कहेंगे कि ग्रीन सिग्नल है। सो ट्रेन शुरू होने से लेकर ट्रेन रुकने तक हर चीज़ को देखा जाता है, उसकी तरफ पॉइंट किया जाता है, यानी कि उसकी तरफ फिंगर किया जाता है या फिर किसी भी तरह से पॉइंट किया जाता है और उसे जोर से कहा जाता है, और इस चीज़ को कहते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। अब ये चीज़ करने से जो 85% एरर्स है वो कम हो जाते हैं, और जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 30% से कम हो जाते हैं। अब एक्सीडेंट यानी क्या, मान लो ट्रेन में आप बैठने जा रहे हो, दरवाजे खुल जाते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है दरवाजे बंद होते वक्त वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी हाथ अटक जाता है, कभी कभी पैर अटक जाता है। तो अगर वो जो ऑपरेटर है या फिर जो भी बाहर खड़ा है, अगर वो उसकी तरफ इशारा करता है तो उसे तब नज़र आएगा कि अच्छा वो पैर अटका हुआ है या फिर वो हाथ अटका हुआ है। अगर नहीं करेगा, जैसे हम अपनी आदत होती है वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि वो जो ऑपरेटर है या फिर जो भी काम कर रहे हैं वो सालों से काम कर रहे हैं, उसे हर बार अवेयर होने के लिए पॉइंट ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो पैर जो जिसका भी अटका है वो अटका रहेगा और बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं।
बट जब वो पॉइंट करता है तब उसे डायरेक्टली दिखने लगता है, क्लियरली दिखता है कि वो पैर अटका है और वो ग्रीन सिग्नल को रेड में भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव होता जाता है। अगर इसे सिंपली में समझा जाए तो ये हमारे अवेयरनेस को बढ़ा देता है। अब ये जो स्टोरी मैंने बताई, ये जो मेथड मैंने बताई पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, यही मेथड हम अपनी स्कोर कार्ड मेथड में यूज करेंगे। अब अपने ये वीडियो तो देख लिया, अब एक्शन स्टेप के बारे में इसके बाद में जो भी बताऊंगा प्लीज उसके ऊपर एक्शन लेना, तभी आप अपनी आदतों को बदल पाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक पेज लेना है, उसके ऊपर आपके सारी आदतों को लिख के रखना है। अब सारी यानी क्या, हर एक आदत, यानी कि आप उठने के बाद क्या करते हो, जैसे कि ब्रश करना आपकी एक आदत है राइट, तो उसे भी आपको लिखना है। आप कितने बजे सोते हो, आप क्या करते हो, आप बेड बनाते हो या नहीं, मतलब आप बेड को आप ठीक करते हो या नहीं, आप सारी चीज़ें, आपकी सारी आदतें आपको लिखते रहने। उसके बाद आपको एक सवाल पूछना है, उस पेपर पे देखो और अपने आप से पूछो क्या ये आदत मेरे लिए सही है। अब आपके ये गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फैट को लूज़ करना है तो आपके लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा खाना खाना बेटर होगा, या फिर अच्छा जो प्रोटीन है जिसमें फैट्स होते हैं वो खाना खाना अच्छा होगा। वो किसके लिए अच्छा होगा, जिसको बॉडी बिल्ड करनी है, जिसे मसल्स बिल्ड करना है, जिसको अपनी बॉडी को बढ़ाना है। तो एक आदत किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। तो ऐसा नहीं सबके लिए एक ही आदत बुरी होती है, सबके लिए एक ही आदत अच्छी होती है। कुछ आदतें हैं जो बुरी होती है सबके लिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जब अगर आपको लगे कि ये आदत अच्छी है आपके लिए तो उसके सामने प्लस करो, अगर नहीं है तो माइनस करो, अगर न्यूट्रल है तो सिर्फ इज इक्वल टू का साइन डाल दो। या फिर सिंपली आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, डज दिस हेल्प मी टू बिकम व्हाट आई वांट टू बी। अगर इस स्कोर कार्ड मेथड के आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पे आपको जाना है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये करते वक्त एक गलती बिल्कुल मत करना कि जब आप किसी आदत को देखते हो और आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए बुरी आदत है, तो प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करना। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो भी आदत अच्छी नहीं लग रही है, आपने जिसके भी सामने माइनस का साइन डाला है, वो आदत परफॉर्म करते वक्त आपको पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम को अपने लाइफ में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है ईटिंग, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आप जंक फूड खाने जाओगे तो उसकी तरफ पॉइंट करना है और ज़ोर से कहना है कि मैं ये जंक फूड खाने जा रहा हूँ, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे भी ज़ोर से बोलना है। हो सकता है आप ये ना कर पाओ, बट कम से कम धीरे से बोलने की कोशिश करो ताकि आपका ब्रेन उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो सके। जब हम पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का सिस्टम का यूज़ करते हैं ना, तब हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा कॉन्शियसली उसके बारे में सोचता है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ज़्यादा रियल लगने लगते हैं हमें। तो इस चैप्टर से अगर आपको कुछ भी सीखना है तो यही सीखना है कि हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्यूज़ को टारगेट करता रहता है, क्यूज़ को समझता रहता है। हम क्यूज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि क्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम हमारे हैबिट के बारे में अवेयर हो सकते हैं स्कोर कार्ड मेथड का यूज़ करके। उसके बाद हमें स्टेप्स लेने हैं, वो हैबिट को लिखना है, जो भी हमें हैबिट हमारे लिए अच्छी नहीं है उसमें पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम का यूज़ करके उन्हें छोड़ने की कोशिश करना है। तो ये चैप्टर था पहले लॉ के ऊपर, मेक इट ऑब्वियस, जिसमें मैंने आपको जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लेन की है। अगला जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि एक नई आदत शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो अगर उसे जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप अगले वीडियोस को देख सके। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और भूलना मत इस वीडियो को लाइक करने के लिए। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।